लास्ट क्लास में हमने ऑसिलेटर क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखी, साथ ही ऑसिलेटर का प्रिंसिपल क्या है उसका अध्ययन किया और ऑसिलेटर में का जो ओरिजिनल सर्किट होता है उसका ब्लॉक डायग्राम का अध्ययन किया था। और उसी ब्लॉक डायग्राम को हम आगे इस जो नया अपने पास सर्किट है या उस ब्लॉक डायग्राम को हम आगे विश्लेषण करने के लिए किस प्रकार से चित्रित कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर बनाया है। कि ये तो इनपुट सर्किट है जिसमें ये इनपुट रेजिस्टेंस है HIE, कॉमन एमीटर है, एम्पलीफायर है, इसलिए ये एमीटर टर्मिनल को यहाँ शो किया है। यहाँ पर ये जो आउटपुट करंट है वो है GM अन्योन्य चालकता, VBE इनपुट वोल्टेज, आउटपुट रेजिस्टेंस RO है और उसके साथ ही जो तीन प्रतिघाती एलिमेंट हमने लिए थे वो है Z2, Z3 और Z1। Z1 के सिरों पर जो वोल्टेज है उसको वो लिखा हमने VF से, यानी इसके सिरों पर जो भी वोल्टेज रहेगी उसको हम पुनर्निवेश करेंगे, फीडबैक देंगे। और लास्ट में है ये आउटपुट वोल्टेज VO। हम सबसे पहले यहाँ निकालेंगे कि लोड रेजिस्टेंस जो है आउटपुट सर्किट में वो क्या है, और वो जो लोड रेजिस्टेंस है वो आएगा Z2 और Z1 और Z3 का जो श्रेणी क्रम है उसका पैरेलल Z2 के साथ में। यहाँ ध्यान से देखें तो Z1 और Z3 सीरीज में लगे हैं और इनका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो रिजल्टेंट वैल्यू Z2 के साथ में पैरेलल रहेगी। तो उसको इतने से सर्किट को, ये इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पर अलग से बना है। ये Z2 और Z1 और Z3 का सीरीज और फिर Z2 के साथ में इसका पैरेलल। तो इक्विवेलेंट जो इम्पीडेंस आएगी वो आएगी 1/ZL इज इक्वल टू 1/Z2 प्लस 1/ इन दोनों का सीरीज Z1 प्लस Z3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो लोड रेजिस्टेंस आएगा ZL इज इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई बाई Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये आया अपने पास तुल्य प्रतिबाधा। इस तुल्य प्रतिबाधा को वापस इस सर्किट में लगाएं तो ये तो अपना इनपुट सर्किट है विद इनपुट इम्पीडेंस HIE, इसमें तो कोई चेंज नहीं। ये GM VBE आउटपुट करंट, रेजिस्टेंस RO और तुल्य प्रतिबाधा ZL। यदि हम आउटपुट वोल्टेज निकालें तो वो आउटपुट वोल्टेज होगा इस सर्किट में कि RO और ZL जो है इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है इनटू मल्टीप्लाई बाई आउटपुट करंट, और वो रहती है आउटपुट करंट IC। और RO और ZL का पैरेलल जो वैल्यू आएगी वो आएगी ROZL अपॉन RO प्लस ZL, ये वाली विथ नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन यह शो कर रहा है कि आउटपुट वोल्टेज में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अन्योन्य चालकता के फॉर्मूले से यदि हम इस आउटपुट करंट की वैल्यू निकालें तो वो आएगा कि अन्योन्य चालकता इज इक्वल टू HFE अपॉन HIE हाइब्रिड पैरामीटर के रूप में। HFE की वैल्यू निकाले आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट,
कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, तो वो वैल्यू है IC अपॉन IB अपॉन HIE। HIE रहेगा इनपुट वोल्टेज VBE अपॉन इनपुट करंट IB। इसको जब सोल्व करेंगे तो आउटपुट करंट इज इक्वल टू आता है अन्योन्य चालकता GM इंटू VBE। इस IC की वैल्यू को जब हम आउटपुट वोल्टेज में रखते हैं तो वो आती है आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस GM VBE ब्रैकेट ROZL अपॉन RO प्लस ZL। अब हम निकालेंगे गेन निकालेंगे, तो गेन इज इक्वल टू होता आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज हमने भी निकाल लिया और इनपुट वोल्टेज है VBE। इन दोनों को जब फॉर्मूले में रखते हैं तो इसमें ये इनपुट वोल्टेज की वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू आएगी A इज इक्वल टू माइनस GM ब्रैकेट ROZL अपॉन RO प्लस ZL। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया। चूँकि फीडबैक वोल्टेज जो रहती है वो फीडबैक वोल्टेज हम दे रहे हैं कि Z1 के सिरों पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या कितना वोल्टेज ड्रॉप है, और वो अगर देखें तो वो आउटपुट वोल्टेज का इतना पार्ट है कि VF इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू आउटपुट वोल्टेज VO। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में राशि है Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3, ये है बीटा वैल्यू कि आउटपुट वोल्टेज का कितना अंश हम फीडबैक दे रहे हैं। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आई कि बीटा इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाला हमने गेन और इक्वेशन नंबर सेकंड में निकाला हमने फीडबैक रेशियो बीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि अपने को ए बीटा की वैल्यू चाहिए। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है ए बीटा इज इक्वल टू माइनस GM ROZL अपॉन RO प्लस ZL इंटू मल्टीप्लाई बाई Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ ZL है वहाँ वहाँ हम ZL की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले निकाली, और वो वैल्यू पुट करने के बाद में जब इसको हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर वैल्यू आती है ए बीटा इज इक्वल टू माइनस GM RO Z1 Z2 अपॉन RO ब्रैकेट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 मल्टीप्लाई बाई Z1 प्लस Z3। यदि Z1 Z2 और Z3 जो हमने लिए हैं वो तीनों ही शुद्ध प्रतिघाती अवयव है, यानी इनमें किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ इम्पीडेंस है, तो Z1 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है आयोटा X1, Z2 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है आयोटा X2 और Z3 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है आयोटा X3। यदि ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में रखें तो ए बीटा इज इक्वल टू आता है कि GM RO X1 X2 अपॉन आयोटा RO ब्रैकेट X1 प्लस X2 प्लस X3 माइनस X2 ब्रैकेट में X1 प्लस X3। चूँकि 2 लित्र जो हमने काम में ले रहे हैं उस बार्कहाउसन कसौटी के अनुसार, तो बार्कहाउसन कसौटी के अनुसार ओसिलेटर के जो टोटल पास बन रहा है, टोटल लूप जो बन रहा है, कंप्लीट लूप कौन सा, इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल, इन तीनों को मिलाते हुए यदि हम
टोटल या कंप्लीट लूप लेते हैं तो उसमें फेज डिफरेंस 0 या 2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए। और यदि ये फेज डिफरेंस 0 या 2 पाई का पूर्ण गुणज है तो फिर ये जो हमने इक्वेशन लिखी ए बीटा वाली, उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें आयोटा का जो पद है, आयोटा की जो टर्म है वो 0 होनी चाहिए। और 0 होने का मतलब है कि इसमें x1 प्लस x2 और प्लस x3 ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 से लिखा है। और यदि ये 0 हो जाए तो वापस फिर बार्कहाउसन कसौटी से वैल्यू आएगी ए बीटा इज इक्वल टू GM RO x1 x2 अपॉन माइनस x2 प्लस x3, और वो वैल्यू होनी चाहिए एकांक यूनिट। बार्कहाउसन कसौटी का जो पहला प्रतिबंध, यहाँ से वैल्यू निकाले GM R0 की तो वो आती है x2 अपॉन x1। और x2 अपॉन x1 आने का अर्थ है कि इस इक्वेशन से क्या अपने को स्पष्ट हो रहा है, क्या पता चल रहा है कि इक्वेशन 4 से स्पष्ट है कि x1 व x2 एक ही प्रकृति के होने चाहिए, क्योंकि इनके साथ में पॉजिटिव साइन है। एक ही प्रकृति का अर्थ है कि x1 और x2 या तो L होंगे या C होंगे। x1 और x2 या तो दोनों ही L होंगे या दोनों ही C होंगे, यानी दोनों एक ही नेचर के होने चाहिए। अर्थात दोनों या तो धारतीय होंगे अथवा प्रेरणिक प्रतिघात होने चाहिए। और समीकरण 3 पे जाएं तो 3 पे देखने पता चलता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस x3, यानी इन दोनों का नेचर और x3 का नेचर नेगेटिव साइन शो करता है कि अपोजिट होना चाहिए, विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि x1 और x2 प्रेरणिक प्रतिघात है तो x3 धारतीय प्रतिघात होगा, विपरीत प्रकृति का होगा। और यदि x1 और x2 दोनों ही x1 और x2 धारतीय प्रतिघात है तो x3 फिर प्रेरणिक प्रतिघात होना चाहिए। तो जब भी हम ऑसिलेटर का जो सर्किट बनाएंगे, उस ऑसिलेटर के सर्किट में जहां हम 3 प्रतिघात एलिमेंट जोड़ रहे हैं, वहाँ Z1, Z2 और Z3 हमने काम में लिए हैं कि Z1, Z2 और Z3। इन तीनों में यदि Z1 की जगह L है तो Z2 की जगह भी L लगेगा, सेम नेचर होना चाहिए। और ये ऐसा है तो फिर Z3 की जगह धारतीय प्रतिघात C रहेगा। और यदि Z1 और Z2 की जगह हमने धारतीय प्रतिघात C जोड़ा है, क्योंकि दोनों सेम नेचर के होने चाहिए, तो फिर Z3 की जगह हम प्रेरणिक प्रतिघात या कोइल L ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो इन सब विश्लेषण से हमें यह पता चला कि ऑसिलेटर के सर्किट में जहां हम 3 प्रतिघाती एलिमेंट ले रहे हैं, वो एलिमेंट कैसे कैसे होने चाहिए। साथ ही बार्कहाउसन कसौटी क्या है, उसके प्रतिबंध की पालना करते हुए हमने ये देखा कि यदि x1 और x2 प्रेरणिक प्रतिघात है तो x3 धारतीय प्रतिघात होगा, और यदि x1 और x2 धारतीय प्रतिघात है तो x3 प्रेरणिक प्रतिघात होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में देखा कि सेल्फ एक्साइटेड परिपथ की क्या आवश्यकता है, साथ ही बार्कहाउसन कसौटी की पालना करते हुए ऑसिलेटर का जो हम मूल परिपथ लेते हैं उसमें कौन कौन से प्रतिघाती अवयव होंगे, और साथ ही
उन प्रतिघाती अवयवों में उनका नेचर किस प्रकार से होगा कि Z1 और Z2 और Z3 जो है वो किस किस नेचर के होने चाहिए, कहाँ L लगेगा, कहाँ प्रेरणिक प्रतिघात लगेगा, कहाँ दार्तीय प्रतिघात लगेगा, और साथ ही फीडबैक जो वोल्टेज हम दे रहे हैं वो कौन से प्रतिघाती एलिमेंट के सिरों पर प्राप्त पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल या वोल्टेज ड्रॉप, जो भी हम वर्ड यूज में ले रहे हैं उस वोल्टेज को हम फीडबैक के रूप में देंगे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोलित्र के प्रकार, और उन दोलित्र के प्रकार में हम सबसे पहले काम में लेंगे कॉलपिट ऑसिलेटर। और इस कॉलपिट ऑसिलेटर का सर्किट जो है वो अपने पास यहाँ दिया हुआ है, और इस सर्किट में Z1, Z2 और Z3 की जगह Z1, Z2 की जगह तो C1, C2 यानी धारतीय प्रतिघात काम में लिया है, और Z3 की जगह प्रेरणिक प्रतिघात काम में लिया है। अब इस कॉलपिट ऑसिलेटर का जो विश्लेषण है इसके सर्किट का, उसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।